हाल ही में 4 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्कुलर सर्कुलेट किया गया रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर एंड इसमें रिवाइज्ड गाइडलाइंस दी गई हैं रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर। तो कुछ एक स्ट्रेटेजिक चेंजेस यहां पर किए गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इन सभी अपडेट्स के बारे में जान पाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग सेशंस। हम आपके लिए जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो लाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहली चीज है कि प्रायोरिटी सेक्टर है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती क्या है। अब देखिए, कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक सेगमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का हमारा मतलब है कि ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो ये जो सेगमेंट्स है पर्टिकुलरली या फिर ये जो सेक्टर्स हैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको प्रॉपर लेंडिंग होगी, प्रॉपर इनको क्रेडिट मिलेगा तो ये अच्छा स्कोप प्रेजेंट करते हैं ग्रोथ के लिए एंड फर्दर इकोनॉमी की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने, खास अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यहां पर इन सेक्टर्स को, सेगमेंट्स को पर्टिकुलरली प्रायोरिटी सेक्टर में डेजिग्नेट किया है एंड फर्दर यहां पर जो टारगेट्स हैं बैंक्स के ऊपर इंपोज किए गए हैं कि वो इन टारगेट्स के रहते हुए इनको एप्रोप्रिएट लेंडिंग कर सके। तो 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अदर्स में जो वीकर सेक्शन है उसको भी शामिल किया गया है एंड साथ ही साथ अब नई कैटेगरीज हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किया गया है। तो सबसे पहली चीज आती है, हम ये जान लेते हैं कि इसके टारगेट क्या सेट किए गए थे पहले के केस में। तो जहां पर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बैंक्स के केस में, डोमेस्टिक बैंक के केस में या फिर वो फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 या उससे ज्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया में, उनके लिए जो टारगेट है दैट इज 40% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड जो भी उनका नेट क्रेडिट है इंडिया में उसका 40% या फिर जो भी उनका क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, जो भी वैल्यू एएनबीसी में से या फिर सीईओबी में से हायर साइड पर रहेगी, उसका 40% यहां पर उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में लगाना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर में उन्हें लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की, आरआरबीज की, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, तो इनके लिए जो टारगेट है दैट इज 75% ऑफ द एएनबीसी और सीईओबीई। इसका कारण यह है कि इनकी ब्रांचेस जो है ज्यादातर उन पार्ट्स में सिचुएटेड है जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो ये तो ओवरऑल टारगेट की बात हो गई। ओवरऑल टारगेट के अलावा यहां पर सब टारगेट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि स्पेसिफिकली अगर किसी टारगेट को या फिर किसी सेगमेंट को लोन दिया जाना है, क्रेडिट दिया जाना है, तो वो क्रेडिट दिया जाए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेन जो यहां पर कमेटी यहां पर बनाई गई थी, वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जिसके बिहाफ पर यह पता लगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो हो रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो हो रही है। मान लीजिए ए रीजन में ये लैंडिंग जो है वो काफी ज्यादा हो गई है, यानी कि यहां पर जो टारगेटेड सेगमेंट है उनमें से 100% में से आप कह लीजिए 80% को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई है। वहीं पर दूसरा जो रीजन है, लेट अस से बी रीजन है, जहां पर 100% में से सिर्फ और सिर्फ 10% या 15% जो सेगमेंट्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के दायरे में आती हैं, सिर्फ इतने लोगों को ही वहां पर, इतने परसेंटेज लोगों को ही वहां पर लैंडिंग हुई है। यानी कि कुछ एक सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर में कवर किया ही नहीं जा रहा है। खास करके अगर हम बात करते हैं एनई स्टेट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, तो वहां पर यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिली है। इसी कारण से रिवाइज्ड गाइडलाइंस लाई गई हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे सब टारगेट्स के बारे में। तो यहां पर जो मेन सब टारगेट्स हैं, पहला तो है एग्रीकल्चर, जिसका जीडीपी में हमारे बहुत ही बड़ा हाथ है। इसके अलावा वीकर सेक्शन, जिसको एलिवेट करना जरूरी है ताकि ये फर्दर हमारी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फर्दर माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो बहुत ही बड़ा एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां पर अगर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, फर्दर अगर इनको उभारा जाएगा तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ में इनका बहुत ही बड़ा एक हाथ रहता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के केस में जो सब टारगेट है दैट इज 18% ऑफ द एएनबीसी। एंड फर्दर अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन का जो टारगेट है दैट इज 10% ऑफ द एएनबीसी। एंड अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो सब टारगेट है, यानी कि ओवरऑल टारगेट में से माइक्रो एंटरप्राइज को जो टारगेट है यहां पर दैट इज 7.5%। ठीक है, फर्दर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर
अगर हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो टारगेट है, डेट इज ₹5 करोड़ पर बोरोअर। एक बोरोअर के लिए 5 करोड़ का टारगेट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, तो उनके लिए टारगेट क्या है, 5 करोड़ पर बोरोअर का है, उसे प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाएगा। ये टारगेट नहीं कहेंगे, ये बेसिकली एलिजिबिलिटी कहेंगे। यानी कि अगर 5 करोड़ तक का लोन जो है एक बोरोअर को दिया जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो शामिल होता है किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होता है। फर्दर अब रिवीजन का एम क्या है, रिवीजन करने का क्या कारण था? पहली बात तो ये है कि यहां पर आरबीआई चाहता था कि बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन हो, यानी कि जो डेफिशिएंट एरियाज हैं उनको प्रॉपर क्रेडिट मिल पाए। ठीक है, पहली बात तो ये थी कि उनको बेटर क्रेडिट मिल पाए। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने यहां पर क्या किया, डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जहां पर प्रायोरिटी सेक्टर में प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं है। यानी कि अब कहा गया कि अगर जो बैंक्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पर पेनिट्रेशन नहीं है वहां पर लैंडिंग करेंगे तो उनको कुछ एक इंसेंटिव्स मिलेंगे, एंड अगर वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर ऑलरेडी पेनिट्रेशन ज्यादा है अगर वहां पर लैंडिंग की जाती है तो वहां पर डिसइंसेंटिव होंगे। फर्दर इट इज रिगार्डिंग इंक्रीज लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए, अब जो हमने एग्रीकल्चर का टारगेट पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का जो टारगेट है वो 18% है एएनबीसी का या फिर सीईओबी का, जो भी हायर साइड पर होगा, एंड इस 18% में से फर्दर जो स्मॉल फार्मर्स हैं एंड जो मार्जिनल फार्मर्स हैं इनके लिए जो सब टारगेट है ना, इस 18% में से 8% का टारगेट रखा गया है स्मॉल फार्मर्स के लिए एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेटेजिकली कहा गया कि इस 8% के टारगेट को बढ़ाना है टू 10% इन फेज मैनर। फेज मैनर में जो लैंडिंग की जाएगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, उसको 10% तक करना है बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, फर्दर इसी तरह से वीकर सेक्शन के लिए हमने जो सब टारगेट पढ़ा था, डेट वाज व्हाट, डेट वाज 10%। अब इस 10% के टारगेट को कहा गया कि इसको बढ़ाना है 12% करना है। इसको कितना करना है, 12% तक करना है, एंड इसको भी यहां पर क्या करना है, स्ट्रेटेजिक मैनर में करना है, फेज मैनर में करना है बाय फाइनेंशियल ईयर 24। अब यहां पर एक और बड़ी चुनौती यहां पर देखने मिली। अब कोविड के दौरान यह पता लगा कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में हमने देखा कि पर बोरोर जो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप मानते थे वो 5 करोड़ तक का मानते थे, लेकिन अब यह कहा गया कि अगर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है आयुष्मान भारत के तहत, ठीक है, तो उसमें जो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो लिमिट रहेगी वो डबल कर दी गई। यानी कि उसकी जगह पर हेल्थ सेक्टर में अगर कोई लोन किया जाता है तो 10 करोड़ तक का जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में माना जाएगा। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, खास करके जो सोलर एनर्जी है या फिर बायोगैस प्लांट्स हैं, इनको यहां पर सेटअप करने के लिए यहां पर प्रायोरिटी दी गई है। एंड यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी की पहले जो लिमिट थी ना, डेट वाज 15 करोड़ टू द बोरोअर, यानी कि 15 करोड़ अगर दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में रहता था। अब इस लिमिट को भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया टू 30 करोड़, 30 करोड़ कर दिया गया इस लिमिट को। तो मेन चीज क्या थी कि जो डेफिशिएंट एरियाज हैं वहां पर पेनिट्रेशन ज्यादा करनी है। देन इसके बाद थी रिगार्डिंग की जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको लैंडिंग प्रॉपर की जाए, एंड यहां पर जो क्रेडिट जा रहा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी को या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको और ज्यादा बढ़ावा देना है। अब इसके बाद बात आती है, वैसे हम इस पॉइंट के बारे में कवर कुछ कर चुके हैं, दैट इज की क्राइटेरिया क्या रहेगा क्रेडिट फ्लो का। पहली चीज है कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो टू द प्रायोरिटी सेक्टर। यानी कि क्रेडिट जो यहां पर दिया जा रहा है प्रायोरिटी सेक्टर में, वहां पर हर एक पर्सन के ऊपर कितना क्रेडिट दिया जा रहा है उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर क्या किया जाएगा, रैंक किया जाएगा। एंड यहां पर एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क बनाएगा, आरबीआई जो है एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क बनाएगा उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहां पर लोअर फ्लो ऑफ क्रेडिट है, एंड एक डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क बनाएगा उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जहां पर हायर फ्लो ऑफ क्रेडिट है। अब बात आती है कि नई कैटेगरीज या फिर बेनिफिशियरीज कहिए कौन सी शामिल की गई हैं। पहली चीज जो मेन है दैट इज रिगार्डिंग द स्टार्टअप। ठीक है, अब यहां पर जो गवर्नमेंट है, जो रिजर्व बैंक कमेटी है, उसको एक चीज समझ में आ गई है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमने अपनी जीडीपी को ग्रो करना है। तो यहां पर स्टार्टअप्स को जोर दिया गया है कि स्टार्टअप्स को अगर 50 करोड़ तक का कोई भी बैंक फाइनेंस दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल होगा। ये नई कैटेगरी है जो यहां पर शामिल की गई है, एंड
जो PSL है इसमें अदर्स में ये शामिल रहेगी, अदर्स की कैटेगरी में शामिल रहेगी। फर्दर इट इज रिगार्डिंग जो लोन दिया गया है फार्मर्स को सोलर पावर प्लांट को, यानी कि ग्रिड कनेक्टेड कनेक्शंस के थ्रू अगर सोलराइजेशन की जाती है उसके लिए, या फिर सोलर पावर प्लांट के लिए अगर कोई लोन दिया जाता है तो वो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाएगा। फर्दर इट इज रिगार्डिंग अगर कोई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करना है तो इसको भी अब यहां पर कैटेगरी में शामिल किया गया है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब इंप्लीकेशंस क्या है? इंप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने कवर कर ली, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सो पहली चीज है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेंडिंग है अब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। हमने कोविड के दौरान ऑलरेडी देख लिया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पहले 5 करोड़ तक का जो लोन रहता था ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर, उसको कवर किया जाता था किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर में। लेकिन स्पेसिफिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब कहा गया है कि 10 करोड़ तक का अगर कोई लोन दिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल होगा। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पहले जो लोन था वो 15 करोड़ तक का लोन जो था उसे शामिल किया जाता था PSL में, लेकिन अब 30 करोड़ तक का जो भी लोन दिया जाएगा फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसमें शामिल किया जाएगा, PSL में शामिल किया जाएगा अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया गया है। इसको भी यहां पर डबल किया गया है। फर्दर इट इज रिगार्डिंग कि स्टार्टअप के लिए जो 50 करोड़ की लिमिट्स है उसको यहां पर तय किया गया है कि वो 50 करोड़ की जो लिमिट होगी अगर स्टार्टअप को लोन दिया गया है तो वो भी यहां पर PSL में शामिल रहेगी। फर्दर इट इज रिगार्डिंग कि जो स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर का जो टारगेट है वो पहले कितना था हमारे पास था, डेट वाज इक्वल टू 8% एंड अब इसे 8% से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 10% किया जाएगा एक फेज मैनर में बाय 2024। एंड जो लोन दिए जा रहे थे वीकर सेक्शन को इनका टारगेट 10 से 12% किया जाएगा बाय फाइनेंशियल 2024। एंड फर्दर यहां पर यह भी कहा गया कि जो क्रेडिट लिमिट स्पेसिफाई की गई है FPOs के लिए, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए, जो यहां पर अंडरटेक करती हैं कि वो मार्केटिंग करेंगी किसकी? फार्मर्स की प्रोड्यूस का एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, उनकी लिमिट्स को भी यहां पर बढ़ाने के लिए तय किया जाएगा। सो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। एंड ऑलवेज थिंक अबाउट लर्निंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।